हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नीट में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आइए तो फिर शुरू करते हैं। एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयन लाइक Na plus, K plus, Cl minus, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activity or by other means like excess ingestion। मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर में, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, या फिर हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उस कारण से हमारे बॉडी में जो भी एक्यूमुलेट होता है, जो भी वेस्टेज एक्यूमुलेट होती है, वो कौन कौन सी होती है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2 जो हम लेते हैं, वाटर एंड आयन लाइक Na प्लस, K प्लस, Cl माइनस, फॉस्फेट, सल्फेट। ठीक है, दिस सबस्टांसेज हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली। ये जो भी सबस्टांस है, या तो ये इसे हम टोटली रिमूव कर देते हैं या फिर हम इसे पार्शियली रिमूव करते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन of these substances with special emphasis on common nitrogenous wastage। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो भी वेस्टेज है उसे बाहर निकालना है, और मेनली हम इसमें कौन पढ़ेंगे? नाइट्रोजिनस वेस्टेज के बारे में। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज एक्सक्रीटेड बाय एनिमल। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्टेज में सबसे ज़्यादा फॉर्म में कौन बाहर निकलता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि नाइट्रोजनस वेस्टेज के फॉर्म में सबसे ज़्यादा कौन कौन वेस्ट बाहर निकलता है। ठीक है, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म्स एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। मतलब ये हुआ कि अमोनिया जो है, इस तीनों में, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड में, इस तीनों में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक आपको होती है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। और इसे बाहर निकालने के लिए, इसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का जरूरी पड़ेगा। ठीक है, वेयर एज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक एंड कैन बी रिमूव्ड विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। और यूरिक एसिड जो सबसे कम टॉक्सिक होती है, इसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें सबसे कम वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब सबसे मोर टॉक्सिक कौन हो गया? अमोनिया, उससे कम टॉक्सिक यूरिया, और सबसे कम टॉक्सिक आपको होती है यूरिक एसिड। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वाटर चाहिए अमोनिया को, और सबसे कम चाहिए वाटर यूरिक एसिड को। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, नीट में एग्जाम ये आ सकता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। Many bony fishes, aquatic amphibians and aquatic insects are amonotelic in nature। ठीक है ना, बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट में अमोनिया पाई जाती है एज अ वेस्ट मटेरियल। ये ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा। अमोनिया एज इट इज रीडली soluble is generally excreted by diffusion across body surface or through gill surface as ammonium ion। ठीक है ना, याद रखिएगा कि अमोनिया जो है वो बहुत ही कम soluble होता है वाटर में, इसलिए ये जो है बाहर कैसे निकलता है? ये निकलता है बाहर बाय द डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस एंड थ्रू गिल सरफेस इन फिश। ध्यान रखिएगा, इसका बाय बॉडी सरफेस एंड बाय द गिल सरफेस ही बाहर निकलेगा। ये किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल। ये ध्यान रखिएगा, किडनी जो है अमोनिया को बाहर निकालने में कोई भी रोल प्ले नहीं करता। ये एग्जाम में आ सकता है। समझे कि ऐसा कौन सा किडनी जो है वो किस वेस्ट को बाहर निकालने में कोई रोल प्ले नहीं करता है, तो हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन necessitated the production of lesser toxic nitrogenous wastes like urea and uric acid for the conservation of water। जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं टेरेस्ट्रियल पे, उस सब की मैक्सिमम जो वेस्टेज होती है वो होती है यूरिया एंड यूरिक एसिड। बिकॉज हम जानते हैं कि टेरेस्ट्रियल पे वाटर की कमी होती है, इसलिए वाटर को कंजर्व करने के लिए यूरिक एसिड
या फिर यूरिया ही नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में पाई जाती है। अमोनिया बहुत ही कम या फिर बहुत रेयर केस में होगी, ठीक है। मैमल, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and are called ureotelic animals, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कौन कौन, मैमल्स, many terrestrial amphibians and marine fishes में आपको यूरिया होती है एज ए वेस्ट की तरह, ठीक है। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर। ध्यान रखिएगा, अमोनिया जो हमारे बॉडी में होता है प्रोड्यूस्ड, उससे ये जो अमोनिया ये आपको कन्वर्ट होता है यूरिया के फॉर्म में, और ये होता कहाँ है, लीवर में। ध्यान रखिएगा, नीट में कुछ नहीं आ चुका है ये। तो अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर of this animal and released into the blood which is filtered and excreted out by the kidney, ठीक है। हम जानते हैं कि अमोनिया को किडनी बाहर नहीं निकाल सकता है, इसलिए अमोनिया पहले कन्वर्ट होती है यूरिया में, ठीक है। उसके बाद ये जो यूरिया है वो किडनी के थ्रू बाहर निकल जाती है, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स सम ऑफ दिस एनिमल्स टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो हमारे किडनी में रह जाता है जो मेंटेन करता है ऑस्मोलरिटी। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो यूरिया है वो मेंटेन रखता है ऑस्मोलरिटी, ठीक है। आगे देखिए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट एक्सक्रिएट नाइट्रोजिनस वेस्टेज एज अ यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट with a minimum loss of water and are called यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ध्यान रखिएगा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड स्नेल में जो वेस्टेज होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, और ये वेस्टेज निकलती है इन द फॉर्म ऑफ पिलेट एंड पेस्ट, क्योंकि हम जानते हैं मैक्सिमम जो भी बर्ड हो उसको वाटर की कमी होती है, उसे वाटर जल्दी नहीं मिल पाता। तो अगर वो ज़्यादा लॉस कर देगा वाटर को तो फिर उससे वाटर की कमी हो जाएगी, इसलिए उसमें जो भी वेस्टेज होता है वो होता है यूरिक एसिड के फॉर्म में, क्योंकि हम जानते हैं यूरिक एसिड को पानी कम चाहिए, समझे। अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम present a variety of excretory structure in most of the invertebrates. These structures are simple tubular form, whereas vertebrate have complex tubular organ called kidney, ठीक है। ये जो एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम लोग में किडनी है, हम लोग वर्टिब्रेट हुए, हम लोग में किडनी है, वैसे इनवर्टिब्रेट में जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। These structures are simple tubular forms, whereas the vertebrates have a complex tubular organ called kidney, ठीक है। Some of these structures are mentioned here, ये ध्यान रखिएगा इसको। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर इन प्लैटिहेल्मिन्थस। प्लेटफॉर्म एग्जाम्पल हो गया प्लानेरिया, रोटिफर, सम एनालिड्स एंड द सिफेलोकॉर्डेट्स दैट इज एम्फियक्सस, मतलब इस सब में पाई जाएगी कि आपको फ्लेम सेल या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया एज अ एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर। ये सब आपको बस याद रखना है, ये नीट में आता भी है और आ भी सकता है, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न्ड विथ आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन दैट इज द ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स, मतलब अर्थवर्म में एंड अदर एनालिड्स में नेफ्रिडिया होता है एज अ एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर। नेफ्रिडिया हेल्प इन रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्टेज एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंसेज। ये जो दे रखा है फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑस्मोलरिटी को भी मेंटेन रखता है, ठीक है। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच, ठीक है। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज एंड ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब जो मालपिगियन ट्यूब्यूल है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को तो रिमूव करता ही है, साथ साथ में ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है, ठीक है। एंटिनल्स ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रेटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। ये पूरी पैराग्राफ जो है आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब आगे आते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम पे, ठीक है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। इन ह्यूमन द एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी,
यहाँ देखिए पेयर ऑफ किडनी, ठीक, वन पेयर ऑफ यूरेटर, वन पेयर ऑफ यूरेटर मतलब दो, ठीक, एंड अ urinary bladder and a urethra. Kidney are reddish brown bean shaped structure situated between the level of last thoracic and third lumbar. ध्यान रखिएगा किडनी का शेप कैसा होता है, बीन शेप का, और वो जो सिचुएटेड होता है वो होता है लास्ट थोरेसिक मतलब T12 एंड थर्ड लंबर मतलब L3 वर्टिब्रेट क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। मतलब अगर ये बॉडी है तो ये हमारा एंटेरियर सरफेस हुआ, ये हुआ सरफेस पीछे का, तो जो किडनी होती है वो पीछे से होती है, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट वुमेन मेजर 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस विथ एन एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 ग्राम। मतलब ये हुआ कि किडनी का लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस दे रखा है और उसका जो वेट है वो 120 to 170 ग्राम होता है। टुवार्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉनकेव सरफेस द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम। समझे हाइलम क्या हुआ, मतलब समझिए कि ये जो किडनी हुआ ना, इस नॉच को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। इस हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलम। इस नॉच को क्या बोलते हैं, हाइलम, ठीक है। अब आगे देखिए, हाइलम थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व इंटर्स। ये ध्यान रखिएगा, नीट में आ सकता है कि यूरेटर ब्लड वेसल एंड नर्व किडनी के किस पार्ट से इंटर करता है, तो वो पार्ट कौन से है, वो हाइलम है। वो आपको एग्जाम में दे सकता है पेल्विस भी, मेडुला, कॉर्टेक्स, कुछ भी दे सकता है, लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाइलम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेसेज कॉल्ड रिनल पेल्विस, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं आप, इसको इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिनल पेल्विस बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोल रहे थे, हाइलम बोल रहे थे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिनल पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। विथ प्रोजेक्शन inner to the hilum is a broad funnel shaped spaces called the renal pelvis and projection called calycage। इसे बोलते हैं कैलिसेज। ये जो देख रहे हो ना, ये जो प्रोजेक्शन है इसे बोलते हैं कैलिसेज बोलते हैं, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल, ठीक है ना। आउटर, ये जो देख रहे हो, ये जो सरफेस है, आउटर सरफेस है ना, ये टफ कैप्सूल से कवर्ड होती है। एंड इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ये जो देख रहे हो इसमें टू जोन है। ये जो आउटर जोन जो है, ये इस जोन को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, और ये जो जोन देख रहे हो, ये जोन, इसे हम लोग बोलते हैं मेडुला। ये आउटर जोन है कॉर्टेक्स, और जो जोन इनर है उसे बोलते हैं मेडुला बोलते हैं। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेज, ठीक है, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेज। द कॉर्टेक्स extend in between the medullary pyramid as renal column is called column of Bertini। मतलब ये हुआ कि ये जो कॉर्टेक्स है, वो कॉर्टेक्स पार्ट जो है, ये पार्ट कॉर्टेक्स का है जो दो मेडुला के बीच में है, ठीक है ना। इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं, ठीक है। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स, ईच किडनी हैव नियरली 1 मिलियन complex tubular structure called nephrons which are the functional unit। समझिए, मतलब किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन है। इच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट, द ग्लोमेरुलस एंड द रिनल ट्यूब्यूल। आप इसे समझिए, ये हमारा हुआ नेफ्रॉन। तो एक पार्ट होता है ये एक पार्ट ये है, ये पूरा एक पार्ट, ये जो देख रहे हो गोला जब हम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ये एक गोला पार्ट है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और इसके बाद जो पार्ट बच गया, ये जो है ना पीला वाला, ये बस पीला वाला ही नेफ्रॉन है, ठीक है। ये लाल वाला है, ये अलग पार्ट है। ये जो पीला वाला है वही नेफ्रॉन है। इसमें भी ये जो गोला पार्ट जो हम घेर रहे हैं, ये आपको हो गया ग्लोमेरुलस, और जो बच गया वो आपको होती है रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। वो आपको क्या होती है, रीनल ट्यूब्यूल आपको होती है।
the glomerulus and renal tubule. Glomerulus is a tuft of capillaries formed by the afferent arteriole. ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि जो ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टरियोल. ध्यान रखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, एफरेंट आर्टरियोल लिखा हुआ है, इफरेंट नहीं लिखा हुआ है. एफरेंट नीट में आ सकता है यहाँ पे कि एफरेंट या फिर इफरेंट. तो किससे बनता है, ये आपको बनता है एफरेंट. जो है टफ्ट कैपिलरीज, ये जो है ये बनता है एफरेंट से. ये देख रहे हैं आप, ये पार्ट आके पहले फॉर्म करेगी, फिर इफरेंट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है. ठीक है, तो ये बनता है एफरेंट वालों से. ठीक है, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी होती है. ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे फ्रॉम द इफरेंट आर्टरियोल. देखा आपने, ये बाहर निकल गई. द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विथ अ डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल. ठीक है, ये जो कैप्सूल देख रहे हो ना आप, ये जो कप शेप जो है इसको हम लोग बोलते हैं बोमेन कैप्सूल बोलते हैं. ठीक है, और ये कैसी होती है, डबल वॉल्ड. ये ध्यान रखिएगा, ये कैसी होती है, डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं. विच इनक्लोजेज द ग्लोमेरुलस. और ये पार्ट जो है ये आपको होती है ग्लोमेरुलस होती है. ठीक है, ये पार्ट कहाँ से है, ग्लोमेरुलस, और ये जो है ये आपको बोमेंस कैप्सूल होती है. ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विथ बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड मालपिगियन ट्यूब्यूल और रीनल कॉर्पसल्स. मतलब ये कि बोमेंस कैप्सूल ये प्लस ग्लोमेरुलस इज इक्वल टू व्हाट, बोमेंस कैप्सूल. मतलब इस पूरे को क्या बोलेंगे मिलके, बोमेंस कैप्सूल बोलेंगे. ठीक है, सॉरी, ये आपको है बोमेंस कैप्सूल, और ये आपको है ग्लोमेरुलस. दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, मालपिगियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल्स बोलते हैं. ठीक है, आगे देखिए, द ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म हाईली कोइल्ड नेटवर्क. ये जो ट्यूब्यूल, ये आपको ट्यूब्यूल आया है, ये आगे चल के हाईली कोइल्ड, यहाँ पे देखो आप, हाईली कोइल्ड यहाँ भी है और हाईली कोइल्ड आपको यहाँ भी, दो जगह के यहाँ एक यहाँ. तो जो यहाँ पे हाईली कोइल्ड है उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं. ठीक है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स दैट इज पीसीटी. एंड हेयर पिन शेप्ड हिलनेज लूप. ये देख रहे हो ना आप, ये जो है ये आपको हेयर पिन शेप्ड है, इसे हम लोग बोलते हैं हिलनेज लूप बोलते हैं. ये पीसीटी, ये हिलनेज लूप. ठीक है ना, एंड हिलनेज लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स विच हैज अ डिसेंडिंग. और इस हिलने लूप में एक डिसेंडिंग पार्ट होती है और एक असेंडिंग पार्ट होती है. ठीक, द असेंडिंग लिम्स कंटिन्यू एज अनदर हाईली कोइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डीसीटी. ठीक है, ये जो आपको डिसेंडिंग पार्ट, ये आपको डिसेंडिंग पार्ट है और ये आपको असेंडिंग पार्ट है. जो आपको असेंडिंग पार्ट है वो कंटिन्यू हो जाती है आगे चलकर डीसीटी के साथ. ये जो आपको है वो डीसीटी है. ठीक है, आगे देखिए, द डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब्स कॉल्ड कलेक्टिंग ट्यूब. ये जो आपको डीसीटी जो है ये आपको आगे चल के खुलती है एक ट्यूब में. इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को हम बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब बोलते हैं. ठीक है, मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन्स इनटू अ रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिक्स. फिर क्या होती है, जितनी भी आपको कलेक्टिंग ट्यूब, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ, बहुत सारी होगी, सब एक साथ मिल जाती है. और सब एक साथ मिलने के बाद वो जाके खुलती है रीनल पेल्विस में. यानी कहाँ खुलती है, रीनल पेल्विस में खुलती है थ्रू मेडुलरी पिरामिड. ठीक है, जैसे मैं समझा रहे आपको, तो ये हुई, ये आपको पिरामिड है, इसके थ्रू आएगी सारी कलेक्टिंग डक्ट आएगी एक साथ मिलकर, और ये हमारा कैलिक्स है और ये हमारा रीनल पेल्विस है. तो यहाँ पे आके खुलती है थ्रू कैलिक्स खुलती है. ये लैंड को समझिए, ये वही लिखा हुआ है कि मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन्स इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिक्स. ठीक है, द मालपिगियन कॉर्पसल्स, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन. मतलब ये हुआ कि मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स आपको ये, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स आपको ये हो गई पूरी मालपिगियन ट्यूब्यूल्स. ठीक है, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स PCT and DCT of nephrons are situated in cortical region. इसको ध्यान रखिएगा कि cortical region में कौन होती है, and where the loop of Finlay deeps into medulla. और मेडुला में कौन सी होती है, मतलब पूरे नेफ्रॉन की 3 पार्ट जो है वो आपको होती है कॉर्टिकल रीजन में, बस एक पार्ट है वो है लूप ऑफ हिलने जो पाई जाती है आपको है मेडुला में. इन
majority of nephrons, the loop of Henle is too short and extend only very little into the medulla. इसको समझिए अच्छे से। बहुत मतलब मैक्सिमम ऑफ नेफ्रॉन्स में क्या होती है कि लूप ऑफ हिनले जो है वो बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, लूप ऑफ हिनले क्या होती है, बहुत छोटी होती है एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू मेडुला। मतलब ये हुआ, अगर हम जानते हैं कि बस एक लूप ऑफ हिनले ही है जो होती है मेडुला में, इसके अलावा और जितने 3 पार्ट हैं वो सब आपको होती है कॉर्टिकल रीजन में। तो अगर लूप ऑफ हिनले छोटी है तो मानो बहुत छोटी है तो बहुत कम पार्ट ही होगा जो मेडुला में होगा। छोटी है तो कम ही पार्ट होगा ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटी है तो कम पार्ट होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लूप ऑफ हिलने टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल। अब जब छोटी है तो कम ही रहेगा ना मेडुला में। दैट टाइप ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो ये नीट में आ सकता है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हिनले छोटा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हिनले इज वेरी लॉन्ग। अब आप खुद समझिए, अगर लूप ऑफ हिनले ज़्यादा है, लॉन्ग है, तो वो मेडुला में पूरा अच्छे से कवर करेगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड रन्स इनटू मेडुला। दिस नेफ्रॉन आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। मतलब ये हुआ कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हिनले छोटी होती है, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हिनले बड़ी होती है। ठीक है, आगे देखिए, द इफरेंट आर्टरियोल इमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस forms a fine capillary network around the renal tubules is called the peritubular capillaries। मतलब ये हुआ कि ये जो आपको इफरेंट आर्टरियोल है, ये जो आपको इफरेंट आर्टरियोल है, जब ये बाहर निकलती है तो देखो आप, ये जब बाहर निकलेगी तो आपको ये बना देती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, a minute vessels of this network runs parallel to the Hilney's loop, forming a U-shaped vasa recta. Vasa recta is absent or highly reduced in the cortical nephron। इसे समझिए आप, कुछ पार्ट जो है इस पेरिटिबुलर कैपिलरीज का, वो लूप ऑफ हिनले के पैरेलल वे में मूव करता है। देखिए जैसे में ये आपको है लूप ऑफ हिनले है ये, और देखिए ये इसके ये से क्या है, पैरेलल वे में है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा बोलते हैं। ठीक है, और वासा रेक्टा जो आपको होती है, देखिए वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। वो तो पता हमको, देखिए क्या है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में क्या होती है, लूप ऑफ हिलना छोटी होती है। जब लूप ऑफ हिलना छोटी है, वो खुद मेडुला में बहुत कम है, तो वासा रेक्टा भी तो भाई पैरेलल में होती है लूप ऑफ हिलने के। तो जब लूप ऑफ हिलने खुद छोटी है तो वासा रेक्टा भी बहुत छोटी होगी या फिर अब्सेंट होगी। ठीक है, और इस फिगर को आप ध्यान रखिएगा कि एफरेंट आर्टरियोल का जो थिकनेस होता है, जो ल्यूमन वो ज़्यादा होता है, और इफरेंट आर्टरियोल का जो ल्यूमन है वो